नमस्कार बच्चों, गुरुकुल शिक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे थे। 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर चैनल पे हमें वीडियो मिलते ही नहीं है। तो ये वीडियो जब चलेगा तो वीडियो जब चल रहा होगा उसके नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। तो उस सब्सक्राइब के जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, उस पर आपको प्रेस करना है। बच्चों देखो, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब यहीं पे आके सीखते हैं और धीरे धीरे चीजों को तुम सीख जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपको करना क्या है, उस सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर प्रेस करना है और उसके पास में एक बेल आइकॉन है, यानी कि घंटी का निशान है। उस घंटी के निशान को आपको प्रेस कर लेना है, दबा लेना है। इसका फायदा क्या होगा सर? इसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। अब सभी वीडियो एक साथ देखने के लिए आप क्या करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कैसे करेंगे, ये मैं सब बता देता हूँ थोड़ी बातें करके। आज एक अंगूठे का निशान होगा जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे। एक अंगूठे का निशान होगा, सीधे अंगूठे का निशान। जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे एक सीधे अंगूठे का निशान होगा, ठीक है। तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वीडियो लाइक हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उस पर क्लिक करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को जिसको ज़रूरत है साइंस पढ़ने की, क्योंकि इस चैनल पर साइंस पढ़ाई जा रही है, तो आप उसके पास भेज भी सकते हैं वीडियो को। कैसे भेजेंगे सर? एक शेयर का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपने लाइक किया ना उसके थोड़े से जाओगे तो शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर लिखा होगा वहीं पे थोड़े से राइट साइड में जब चलेंगे आप तो शेयर लिखा होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे व्हाट्सअप आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगी और बहुत सारे आ जाएंगे। तो उस बच्चे के पास, जिस भी बच्चे को आपको भेजना है, या फिर आपकी फेसबुक पे वीडियो को डालना है, आपके व्हाट्सअप पे वीडियो को डालना है, कहीं पे भी इस वीडियो को डालना है, जिस बच्चों को ज़रूरत है, जो साइंस पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास फीस नहीं है, जो कोचिंग में फीस एफर्ट नहीं कर पाते, उन बच्चों को आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से वीडियो पढ़ सकते हैं और अच्छे से जो भी जो होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से 100% मैं दे पाऊँ और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो पसंद आपको आता है तो अंगूठे का जो निशान है, सीधे अंगूठे का निशान है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। अगर आपको शेयर करना है तो शेयर करने के लिए क्या करेंगे, शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर लिखा होगा उसके पास में ही, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके पास में शेयर लिखा होगा। ध्यान से देखा करो चीज़ों को, चारों तरफ क्या हो रहा है, तो वहां से आप शेयर कर सकते हैं। पर सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो लाल अक्षरों में जो भी बटन वहां पे लिखा होगा, जो भी दिख रहा होगा, उस पर आप प्रेस करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में उसके पास में, उसके जस्ट पास में राइट साइड में एक घंटी का निशान होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक मिल जाएंगे। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और रेगुलर क्लास यहाँ पे चल रही है, रोज वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपने कुछ भी, जो भी कमेंट आपको जो भी लिखना है कि सर इसमें ये सुधार करो, ये ठीक नहीं है, ऐसा करो, कोई भी जो भी आपका सजेशन है, जैसा भी आप बोलना चाहते हैं, वो आप वीडियो के कमेंट के नीचे लिख सकते हैं। अब कमेंट का ऑप्शन आता है, वो आप ढूंढ लेंगे कहाँ से, नीचे जाएंगे। वीडियो जब चलता रहता है तो उसके बहुत सारे वीडियो आते हैं नीचे, पर सभी वीडियो को हम ऊपर कर देंगे और लास्ट में जो कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा वीडियो में से, उसमें ऐड कमेंट लिखा होता है, ठीक है। तो वहां पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा और वहां से आप कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि YouTube चैनल को मैनेज कैसे करना है, YouTube चैनल चलाना कैसे है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद में जब आप वीडियो चल रहा है तो उसके नीचे चैनल का नाम लिखा होगा गुरुकुल शिक्षा। अपने चैनल का क्या नाम है? गुरुकुल शिक्षा। इस चैनल पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ब्रैकेट में GS लिखा होगा एक छोटे से बॉक्स में, ठीक है। तो इस चैनल पे आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे चले जाओगे। कहाँ पे चले जाओगे? होम पेज पे, जहाँ पे अपना मुख्य चैनल है वहां पे आप चले जाओगे। अब उसमें सबसे पहले जो होम ऊपर लिखा होगा, ऊपर देखना ध्यान से, ऊपर होम लिखा है, उसके बाद में कुछ लिखा होगा, फिर उसके बाद में कुछ बॉक्स बने होंगे, होम के बाद में वीडियो मिलेगा, वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपको जाना कहाँ है? आपको प्लेलिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि बेसिक साइंस, मैंने वहां पे प्लेलिस्ट बना रखी है, पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इन सब के बारे में वहां पे मैंने समझा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो चेक कर सकते हैं कि चैनल पर कौन कौन से वीडियो हैं और कौन कौन से वीडियो, जैसे ये वीडियो भी पार्ट 4 है, तो 3 पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करते हैं सर? जब ये वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर आपको प्रेस करना है, उस पर आपको दबाना है, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसी के पास में राइट साइड में एक छोटी सी आइकॉन होगी, बेल का निशान होगा, घंटी का निशान होगा, उसको आपको दबाना है। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूंगा तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन व उसके यौगिक में हम 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। आज ये 4th पार्ट है और हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, क्यों जरूरत पड़ी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की? क्यों जरूरत पड़ी? इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम? क्योंकि कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, असंख्य कार्बनिक यौगिक हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक कार्बन पाया जाता है, जबकि यहाँ पे हम मुख्य तौर से हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से 3 प्रकार थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो हम पिछले जो लेक्चर है उनमें हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनके नामकरण सीखेंगे कि कैसे उसका नामकरण करेंगे, राइट? तो अभी हम देखते हैं नामकरण की पद्धतियां। तो हमारे पास मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। पहली है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नामकरण की कितनी पद्धतियां? 3, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी का नाम है आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर बात? अब हम पहले रूढ़ पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। रूढ़ पद्धति में क्या पढ़ेंगे हम? रूढ़ पद्धति में हम पढ़ेंगे कि इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है और उसके गुण, यानी कि कार्बनिक यौगिक है उनके प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब वो कहाँ से मिलते हैं और उनके क्या गुण हैं, ये हम पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नामकरण की पद्धति, और इसका नाम है रूढ़ पद्धति। आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, ये है रूढ़ पद्धति के अनुसार नामकरण। रूढ़ पद्धति के अनुसार नामकरण हम कैसे सीखेंगे? देखो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे रूढ़ नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत लिखा हुआ है। प्राकृतिक स्रोत यानी कहाँ से हमें चीजें मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं चीजें। तो पहले हम बात करते हैं मेथेन की। मेथेन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेथेन का रूढ़ नाम है मार्स गैस। मेथेन का रूढ़ नाम क्या है? मार्स गैस। मैं आपको बता दूं कि जो मार्स होता है उसका मतलब होता है दलदली स्थान, ठीक है? इसीलिए मेथेन को गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है। क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती है? दलदली स्थानों पर पाई जाती है। इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है? दलदल से प्राप्त, यानी कि दलदली स्थानों से प्राप्त, मार्स स्थानों से प्राप्त। तो मार्स का मतलब ही दलदल होता है। कौन सी गैस निकलती है वहां से? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। याद हो जाएगा? ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं CH3OH। CH3OH का रूट नाम है कास्ट स्प्रीट। ये CH3OH क्या है? अगर मैं इसका यूपीएससी नाम बताऊं आपको, जो हम आगे सीखेंगे,
तो इसका नाम है मेथेनॉल। इसका क्या नाम है? मेथेनॉल। ये मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल को हम कच्ची शराब भी बोलते हैं। पेपर में आपने कभी पढ़ा होगा कि कच्ची शराब या जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। जहरीली शराब या कच्ची शराब के नाम से जाना जाता है किसको? मेथेनॉल को। और कास्ट स्प्रीट, लकड़ी होती है कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो ये लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त की जाती है। ये कहां से प्राप्त की जाती है? लकड़ी के भंजन आसवन से। जब लकड़ी के भंजन आसवन से शराब बनाई जाती है तो जब उस शराब के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वहां पर मेथेनॉल बनता है। और इस मेथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। और इसे ही पूरी दुनिया कच्ची शराब या जहरीली शराब के नाम से जानती है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। CH3COOH। CH3COOH को हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसका रूट नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। याद करो, एसिटिक अम्ल हमने पढ़ा था जब हम अम्ल क्षार व लवण पढ़ रहे थे। एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता था, नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता था, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चाय में टेनिन अम्ल। बहुत सारे अम्ल हमने पढ़े थे। वहीं पे हमने सिरका पढ़ा था, सिरका। और सिरके में जो अम्ल था वो कौन सा था? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत यानी कि ये कहां से मिलता है? सिरका से मिलता है भाई। तो इसके प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएंगे? सिरका। राइट। आगे बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल। आ गया देखो, फॉर्मिक यानी चींटी का डंक। चींटी का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया। इन दोनों में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। सूत्र क्या होता है सर? HCOOH फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। कहां से प्राप्त होता है ये? चींटी के डंक से प्राप्त होता है। राइट। तो अभी तक हमने कितने, एक पहला मेथेन के बारे में पढ़ा। मेथेन के बाद में CH3OH मेथेनॉल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहां से प्राप्त होता है? चींटी के डंक से प्राप्त होता है सर। एसिटिक अम्ल कहां से प्राप्त होता है? सिरके से। कास्ट स्प्रीट लकड़ी के भंजनासवन से प्राप्त होती है जिससे कच्ची शराब बनती है। दलदली स्थानों से कौन प्राप्त होती है? मेथेन। यहां तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो आता है वो आता है लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लिखाया था मैंने, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। जब भी साइंस में कभी लैक्टम आए उसका मतलब है दूध। उसका मतलब क्या है? दूध। इसका फॉर्मूला क्या है? ये इतना बड़ा इसका फॉर्मूला है, HCOOH। एक ही कार्बन के ऊपर एक COOH है, एक OH है, CH3 है और H है। ये बॉक्स के अंदर है। ये फॉर्मूला है किसका? लैक्टिक अम्ल का। हालांकि इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्पल में कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला लिखिए, परंतु फिर भी आपको ध्यान रहे कि जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध के अंदर पाया जाता है। तो अभी हमने कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति सीखी और उस नाम पद्धति के अंदर सबसे पहले क्या जाना? मेथेन के बारे में। और जो मेथेन होती है वो कहां से प्राप्त की जाती है? दलदली स्थानों से प्राप्त की जाती है। कहां से प्राप्त की जाती है? दलदली स्थानों से। उसके बाद में हम मेथेनॉल के बारे में जाने। मेथेनॉल क्या? कास्ट स्प्रीट। कहां से मिलता है? लकड़ी के भंजनासवन से मिलता है सर। डायन एसिटिक अम्ल के बारे में हमने जाना। एसिटिक अम्ल कहां से मिलता है? सिरके में। सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ओके। उसके बाद में फॉर्मिक अम्ल आया। फॉर्मिक अम्ल कहां से प्राप्त होता है? चींटी के डंक में। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? HCOOH। राइट। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? दूध में। प्राकृतिक स्रोत मतलब ये कहां से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोत मतलब ये कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये दूध से प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या है? एक कार्बन है उसके ऊपर COOH, OH, CH3 और H जुड़ा हुआ है। क्योंकि कार्बन की संयुजता 4 होती है इसलिए कार्बन 4 बंध बनाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 बंध है एक कार्बन के।
बात यहाँ तक समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। रूढ़ पद्धति में असाकित हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल या एन यौगिक कहते हैं। असाकित और साकित हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सब लोग जानते होंगे, जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पढ़ लिया था हमने पहले चैप्टर में। आगे हम बात करते हैं कि साकित व असाकित हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आगे हम क्या बात करते हैं, साकित व असाकित हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ये जो संरचना लिखी हुई है, ये असाकित हाइड्रोकार्बन है। शाखा का मतलब होता है ब्रांच। क्या इस कोई जो ये संरचना लिखी है उसमें कोई शाखा है, कोई ब्रांच है? बिल्कुल सीधी है ये, बिल्कुल इसमें कोई ब्रांच है ही नहीं। जबकि आप आगे देखने वाले हैं कि कुछ ब्रांचें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, असाकित हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ये असाकित हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम हमें लिखना है, और नाम लिखना है हमें, रूढ़ नाम लिखना है, में इसका नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर? देखो, मैंने हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है कि हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन काउंट करने हैं। तो यहाँ पे जब आप कार्बन काउंट करोगे तो करो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। नहीं, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है और पांचवा। कितने कार्बन है? 5। क्या 5 कार्बन है तो पेंट नहीं बोलेंगे क्या? याद करो टेबल। जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। अरे जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो पेंट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 1 होती है तो मेथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ बोलते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंट यानी 5 नंबर पे आया ना, तो कार्बन की संख्या 5 होगी तो क्या लगाएंगे? पेंट लगाएंगे। क्या बोलेंगे? पेंट। लिख दो पेंट। अब इस पेंट में क्या जोड़ना है हमें? या तो एन जोड़ना है, या इन जोड़ना है, या आइन जोड़ना है। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखो ध्यान से, सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, और पेंट प्लस एन मिलके बन जाएगा पेंटेन। पेंट प्लस एन मिलके क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो इस हाइड्रोकार्बन का जो नाम होगा वो क्या होगा? पेंटेन। इस हाइड्रोकार्बन का जो नाम होगा वो क्या होगा? पेंटेन। क्लियर बात? परंतु हमें रूढ़ नाम लिखना है, और रूढ़ नाम का क्या नियम है कि अगर असाकित हाइड्रोकार्बन है तो उससे पहले एन लगा दो। सर ये एन क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। यहां लिखा हुआ है देखो। तो इसका जो नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे हम? एन पेंटेन। इसका नाम कैसे लिख देंगे? एन पेंटेन। बात समझ में आई? क्यों लिखा सर आपने ऐसा? क्योंकि कार्बन की संख्या 5 है, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट बोलेंगे। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। पेंट प्लस एन मिलके पेंटेन बन जाता है। परंतु हमें रूट नाम लिखना है, इसलिए नाम लिखने से पहले एन लगाएंगे, तो एन पेंटेन इसका नाम हो गया। बहुत ही सीधा है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये वाकई में बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आपको सीखना चाहिए। क्या है ये? जब एक ही कार्बन के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हों, एक बार और बोलूंगा मैं, जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हों तो उस समूह को बोलते हैं आइसो। ISO, आइसो। एक बार और, जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हों तो समूह को बोलते हैं आइसो समूह। ठीक है सर, ये एक कार्बन है, इस कार्बन पर देखो ध्यान से, ये एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, दूसरा CH3 समूह ये है। इसी कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन की बात हो रही है। इसी कार्बन पर देखो ध्यान से 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। तो जब भी, कभी भी भविष्य के अंदर
ऐसा दिखे आपको कि एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हों, तो आपको अपने फ्रेंड की याद आनी चाहिए, और वो आपका फ्रेंड है आइसो। कौन है? आइसो। तो जब एक कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए होंगे तो हम आइसो तो लगाएंगे, आइसो नहीं छोड़ेंगे, हम आइसो तो लगाएंगे पहले। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अच्छी बात है। सबसे पहले इसका हम हाइड्रोकार्बन है, ये सबको पता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये एक हाइड्रोकार्बन है और उसका हमें साधारण तरीके से नाम लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप? मैंने सिखाया था कि कार्बन काउंट करने हैं पहले। कार्बन कितने काउंट करो? एक कार्बन यहाँ पे है, 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी? 5। जब भी कार्बन की संख्या 5 होती है ना तो पेंट बोलते हैं हम। जब भी कार्बन की संख्या 5 होती है ना तो पेंट बोलते हैं हम। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? अरे देखो ध्यान से, सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अगर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन नहीं लगाएंगे क्या? और पेंट प्लस एन मिलके बन जाएगा पेंटेन। पेंट प्लस एन मिलके क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो इसका नाम तो हम पेंटेन लिख सकते हैं, परंतु रूट नाम पेंटेन थोड़ी ना लिखेंगे। नहीं, रूट नाम लिखने के लिए आइसो को बुलाना पड़ेगा, वरना आइसो रूट जाएगा। आइसो क्या हो जाएगा? रूट जाएगा। आइसो क्यों आया सर? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हो। देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है इसके ऊपर 2 CH3 समूह हैं। हाँ हाँ, अब की बात समझ में आई है। 2 CH3 समूह तो है, 2 CH3 समूह है तो आइसो आएगा ना? नहीं आएगा क्या बताओ? आइसो आएगा। तो नाम से पहले क्या लिख देंगे? आइसो लिख देंगे। नाम से पहले क्या लिख देंगे? आइसो। आइसो क्यों लगाया? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। कोई भी सूत्र में अगर एक ही कार्बन पर 2 CH3 समूह दिखे तो वहां पे आइसो लगाना है, ठीक है। अब बताने की बारी ये है कि साकित और असाकित हाइड्रोकार्बन, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये असाकित हाइड्रोकार्बन है, ये साकित हाइड्रोकार्बन है। ये साकित हाइड्रोकार्बन है। क्यों? ये साकित हाइड्रोकार्बन, शाखा मतलब ब्रांच। देखो, एक कार्बन, इसके यहाँ पे कार्बन है, इसके ऊपर 2 ब्रांच निकली हुई है। ये कार्बन है, इसके ऊपर कितनी ब्रांच निकली हुई है? 2 ब्रांच। तो ये साकित हाइड्रोकार्बन हुआ ना। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? साकित हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब मैं एक इसको हटा देता हूं, मान लो इसको मैंने हटा दिया, तो अब ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? असाकित हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ब्रांच निकलेगी नहीं कुछ भी। और असाकित हाइड्रोकार्बनों का नाम अगर लिखेंगे तो सीधा एन लगा देंगे। और साकित हाइड्रोकार्बन अगर हमें मिले तो हम आइसो लगाएंगे या फिर नियो लगाएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। आइसो लगाने का आपको पता होगा। आइसो लगाने के लिए क्या करेंगे? जब एक ही कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए होंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे? देन आगे बात करते हैं क्या होता है। जब एक ही कार्बन पर, अभी आपको एक आइसो नाम का फ्रेंड मिला था, अभी आपको एक आइसो नाम का फ्रेंड मिला था ना, अब थोड़ी देर बाद में नियो भी मिलने वाला है। मान लो नियो भी तुम्हारा दोस्त ही है। पढ़ लेते हैं इसको, क्या जा रहा है। आइसो के बारे में आपने क्या देखा? आइसो के बारे में आपने देखा कि एक कार्बन पर अगर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हों तो नाम से पहले आइसो लगाएंगे भाई। परंतु जब एक ही कार्बन पर 3 CH3 समूह आ जाए तो क्या करेंगे? तो नियो लगाएंगे। जब एक ही कार्बन, बीच वाले कार्बन को ध्यान से देखो, बीच वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इसी कार्बन पर 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्बन ये कार्बन होते हैं तो क्या पेंटेन नहीं आता क्या? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में। जब सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन लगाएंगे, और एन लगाएंगे तो पेंटेन बोल देंगे। तो इसका रूट नाम है नहीं है ये, इसका रूट नाम क्या होगा? आइसो लगाओ या नियो लगाओ। तो आइसो तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आइसो हम तभी लगाते हैं जब एक कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हों। और नियो कब लगाते हैं? जब एक कार्बन पर 3 CH3 समूह जुड़े हुए हों या इससे ज्यादा भी हो तो भी नियो ही लगाएंगे। जब एक ही कार्बन पर 3 CH3 समूह या
3 से ज्यादा अगर होंगे तो भी हम क्या लगाएंगे, नियो लगाएंगे, कि नियो के बाद में कोई सूत्र नहीं है। एक कार्बन पर 3 CH3 समूह में दिखाई दिए तो हमने नियो लगाया। पेंटेन आपको पता है कि 5 कार्बन इस फॉर्मूले के अंदर है, तो हमने पेंटेन बोल दिया। पेंटेन इसलिए बोला है क्योंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और नियो इसलिए लगाया क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, नियो लगा दिया। तो आज हमने पढ़ा क्या, आज हमने सीखा कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कितनी पद्धति थी, 3। रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, IUPAC पद्धति। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रूढ़ पद्धति के बारे में हम पहले पढ़े कि जो रूढ़ पद्धति होती है वो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें हमने एक टेबल देखी जिसमें मार्स गैस थी, कास्ट स्प्लिट जिसे CH3OH के नाम से हम जान रहे थे, एसिटिक अम्ल था, लैक्टिक अम्ल था, फॉर्मिक अम्ल था, चींटी के डंक में जो पाया जाता है, उसके सूत्र वगैरह हमने देखे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो रूढ़ पद्धति होती है उसमें अगर अशाखित हाइड्रोकार्बन है तो सामान्य नाम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन का और उसके आगे एन लगा देंगे। जबकि शाखित हाइड्रोकार्बन है तो दो ही चीजें याद रखनी है, या तो आइसो लगाएंगे या नियो लगाएंगे। आइसो कब लगाएंगे, जब एक कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं और 2 से ज्यादा हैं तो नियो लगा देंगे। ऐसे याद रख लो, जब एक कार्बन पर 2 CH3 समूह होंगे तो क्या लगाएंगे, आइसो। अगर 2 से ज्यादा CH3 समूह एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो क्या लगा देंगे, नियो लगा देंगे। एक कार्बन है ये बीच वाला कार्बन, इस पे 2 से ज्यादा CH3 समूह जुड़े हुए हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नियो। और जो बेसिक फॉर्मूला मैंने सिखाया, जो नाम लिखने का तरीका सिखाया, वही तरीका हमें यूज करना है कि कितने कार्बन है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ लगा देते, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बस इतनी तो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं बाउंड करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।